नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लीगल भूत में और मैं हूं आपका दोस्त लीगल भूत। आशा है आप सब बढ़िया होंगे। आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है यूट्यूब पर पहली बार होने वाला है। आप लोग सभी बचपन में जीवनी आत्मकथा पढ़ते होंगे। आज ये एक कोशिश है आप लोगों के सामने झूठे 498 ए की बायोग्राफी लेके आने की, जहाँ से ये स्टार्ट होता है प्लानिंग से लेकर लास्ट डिसीजन और अपील तक। पूरा इसमें प्लानिंग कि किस तरह से इसको प्लान किया जाता है, किस तरह से ये पुलिस स्टेशन में जाता है, किस तरह ये मीडिएशन में जाता है, मीडिएशन से फिर कैसे चार्जशीट फाइल होती है, किस तरह चार्ज फ्रेम होते हैं, किस तरह ट्रायल चलता है, किस तरह फिर इस पर डिसीजन आता है और डिसीजन के बाद आपको क्या करना है। स्टेप बाय स्टेप इस बार हम 498 ए को जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक शेयर और बेल आइकन को हिट करिए। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, शुरू से अंत तक 498 ए का हर एक चरण। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट वाइज। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट होगा आईपीसी की धारा 498 ए के तहत एक झूठे आपराधिक मामले का सामना करने के शुरुआती संकेत। दूसरा पॉइंट हम इसमें कवर करेंगे झूठी शिकायत दर्ज करना और प्राथमिकी दर्ज कराना। एंड द थर्ड वन इज फॉर एंटीसिपेटरी बेल अंडर सेक्शन 438। पॉइंट नंबर 4 सीआरपीसी की धारा 41A के तहत नोटिस। पॉइंट नंबर 5 इज स्टेशन बेल एंड द पॉइंट नंबर 6 इज ऑब्टेनिंग डिफॉल्ट बेल। उसके बाद हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 7 पर ऑब्टेनिंग रेगुलर बेल अंडर सेक्शन 437 सीआरपीसी। इसके बाद आता है हमारा 8वां स्टेप जो है कि क्वैशिंग द एफआईआर एट हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी। एंड अनदर 9th वन इज फाइलिंग ऑफ चार्जशीट बाय आईओ। 10th इज इनिशियल अपीयरेंस इन कोर्ट and discharge from case under section 239 of CRPC is the 11th one, and now we will go for the 12th one, framing of charges। हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 13 की, बिगिन ऑफ क्रिमिनल ट्रायल। पॉइंट नंबर 14 क्वैश द केस अंडर सेक्शन 482 ऑफ CRPC। उसके बाद पॉइंट नंबर 15 में हम कवर करेंगे जब शुरू होता है एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट एंड द प्रोसिक्यूशन ऑफ विटनेस। उसके बाद हम कवर करेंगे पॉइंट नंबर 16 को जो कि है एविडेंस ऑफ कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस। पॉइंट नंबर 17 क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट एंड द विटनेस। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ दिस 498A which can completely change the game. Now we will move forward for the 18th number point and this is the very important stage। तो 18 नंबर स्टेज हमारी रहेगी जिसमें हम कवर करेंगे एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड एंड डिफेंस विटनेसेस अंडर सेक्शन 313 ऑफ CRPC, 313 CRPC। अगली स्टेज है हमारी एविडेंस ऑफ अक्यूज्ड जो कि हमने रखा है पॉइंट नंबर 19 पर। इसके बाद आपके केस में शुरू होगा क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड एंड डिफेंस विटनेसेस। इसको हम कवर करेंगे पॉइंट नंबर 20 में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, अपनी नेक्स्ट स्टेज की तरफ, विच इज कोर्ट पावर टू एग्जामिन अक्यूज्ड। आफ्टर द सेम वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर आवर नेक्स्ट स्टेज एंड विच इज आर्ग्यूमेंट्स। पॉइंट नंबर 23 इज जजमेंट विच कैन बी फॉर एक्यूटल एंड फॉर द कन्विक्शन। उसके बाद हम बात करेंगे कि जजमेंट के बाद आप क्या कर सकते हैं। सो यू कैन गो फॉर द रिवीजन एंड यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द अपील। अब यहीं पे हम एक और पॉइंट की बात कर लेंगे जो कि है पॉइंट नंबर 25। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच इज़ सेटलमेंट और कॉम्प्रोमाइज़। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक जो स्टार्ट होती है एक झूठे 498A की और जहाँ पे जाकर वो ख़त्म होता है, इस पूरे प्रोसेस को मैंने कवर किया है। एक एक स्टेज को यहाँ पर हम पॉइंट बाय पॉइंट कवर करेंगे और एक एक पॉइंट को हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हमारे सबसे पहले पॉइंट की तरफ जो कि है उन संकेतों के बारे में जहाँ पे आपको अंदेशा हो जाना चाहिए कि अब तो मेरे ऊपर भी कोई झूठा 498 होने वाला है। स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस तरह के अगर घटनाएं आपके साथ होने लगें आपकी प्रिय वाइफ की तरफ से, तो आप समझ जाइए कि अब आपका नंबर भी आने वाला है। और उस सो कॉल्ड वाइफ, उस महिला को भी कोई ना कोई समझाने वाला और कहने वाला मिल गया है कि 498A एक बिज़नेस है और यहाँ से बढ़िया पैसा मिलता है, लूटो। तो इस तरह के इवेंट्स और इस तरह की सिचुएशंस, इस तरह की घटनाएं आपके साथ घटित होंगी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो आपसे कहेगी मुझे यहाँ नहीं रहना है, मेरे शहर में चलो किराए पे। उसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है जो कि आप पकड़ लेंगे। जैसे ही आप पकड़ोगे वैसे ही आपके ऊपर भी झूठा दहेज मांगने का आरोप लग जाएगा। उसका मायके में ही रहना, बार बार मायके जाना, गलत और दोहरी मानसिकता उसकी होगी। पेरेंट्स से अलग रहने का आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाएगा। प्रॉपर्टी अपने नाम कराने का प्रेशर क्रिएट किया जाएगा। घर के घरेलू काम करना उसको पसंद नहीं होगा। आदर सम्मान उसे करना नहीं है किसी का। और आपकी कंपैरिजन हमेशा अपने दोस्त की पति और अपने सो कॉल्ड जीजा जी के साथ होगा कंपैरिजन आपका।
जेवर संपत्ति जो भी होगी सब अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया गया होगा, मायके में सप्लाई करना शुरू कर दिया होगा। इस तरह की धमकियाँ आपको मिलना शुरू हो गई होंगी कि तेरे परिवार को झूठे केस में फंसा दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, ऐसे कर दूंगी, वैसे कर दूंगी। तो अब आप समझ जाइए कि अब ऐसा कुछ होने वाला है। तो ये सारे एविडेंसेस आप रिकॉर्ड करिए, सारे व्हाट्सएप, सारे कॉल रिकॉर्डिंग्स आप अपने पास रखिए और तैयार हो जाइए एक झूठे 498A के लिए, जो कि आपको मिलेगा और भी बहुत सारी सहायक धाराओं के साथ, विच इज़ 323, 506, 504, 406, डॉरी प्रोविशन एक्ट 3 और 4, 377, 354, बहुत और भी कई सारी लंबी चौड़ी धाराएं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि पॉइंट नंबर 2 है, स्टेज नंबर 2 है। ये है फाइलिंग ऑफ फॉल्स कंप्लेंट एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। तो अब यहाँ पे प्रोसेस शुरू होता है रजिस्ट्रेशन कराने का, एक फॉल्स कंप्लेंट आपके खिलाफ सबसे पहले जो कि करी जाएगी। और ज़्यादातर ये वो अपने घर पे जाके ही करती है, अपने शहर से ही करती है, क्योंकि ऐसा फ्रीडम भी माननीय न्यायालय द्वारा उसको दिया गया है कि वो किसी भी शहर से आपके अगेंस्ट FIR लॉन्च करा सकती है और कहीं भी आपकी कंप्लेंट दे सकती है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही आपके खिलाफ एक फॉल्स कंप्लेंट करी जाती है, वो उस एरिया के कमिश्नर या SSP साहब को की जाएगी। और ज़्यादातर केसेस में जब से 2013 के बाद अर्नेस्ट वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाला जजमेंट आया है, तो उसकी अनुपालना करते हुए सभी SSP और जो भी पुलिस अधिकारी होते हैं, वो सबसे पहले उस कंप्लेंट को परिवार परामर्श केंद्र में भेज देते हैं, जहाँ पर कि आपकी काउंसलिंग की जाती है। और वहाँ पर आपको 2, 3, 4 डेट्स पर बुलाया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि आप दोनों लोगों में समझौता कराया जा सके। अब वहाँ पर अगर आप उसकी सारी अनुचित शर्तों को मानकर उसको घर लाने को वापस तैयार हो जाते हैं, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि जिसने आज झूठी कंप्लेंट करी है वो कल भी करेगी, वो सुधरने वाली है नहीं। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, बाकी आपकी इच्छा है। हर एक केस में अलग अलग घटनाएं, अलग अलग सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, तो आप उसी अकॉर्डिंग अपना डिसीजन ले सकते हैं। अब वहीं पर 2 केसेस हो सकते हैं कि या तो आपका मीडिएशन सक्सेसफुल हो जाए, और अगर आपका मीडिएशन सक्सेसफुल हो जाता है तो वापस आपका समझौता कुछ शर्तों पर करा दिया जाता है। एक समझौता पत्र भी आप लोगों के बीच में दोनों से साइन करा लिया जाता है कि हमारा इस तरह से इन कंडीशंस पे हमारा समझौता हो गया है, अब हम वापस साथ रहने को तैयार हैं, और वो अपनी कंप्लेंट को विड्रॉ कर लेती है। अब दूसरे केस में ये होता है कि आपका जो मीडिएशन है वो फेल हो जाता है। तो अब यहाँ पर परिवार परामर्श केंद्र से जो आपके काउंसलर की रिपोर्ट होगी वो वापस SSP कमिश्नर साहब को चली जाएगी, और अब वहाँ से वो इसमें FIR दर्ज कराने का डायरेक्शन दे सकते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर पुलिस उस पूरी काउंसलिंग रिपोर्ट को पढ़ती है और आपको बुलाती है, आपके बयान और उनके बयान कराती है, और उनको उस घटनाओं में कोई भी सच्चाई अगर नज़र नहीं आती है, तो वो उस कंप्लेंट को वहीं पर बंद कर देते हैं। अब इसके अगेंस्ट में आपकी जो पत्नी है वो 156(3) में मजिस्ट्रेट के न्यायालय में वो एक रिक्वेस्ट कर सकती है कि मैं FIR कराने गई थी, मेरे साथ ये फलाना फलाना ने दहेज मांगा, मारा पीटा, ये किया वो किया, और वो एक 156(3) की शिकायत दर्ज कराती है माननीय मजिस्ट्रेट साहब के पास। और वहाँ से पुलिस को ये डायरेक्शन किए जाते हैं कि वो उस महिला की FIR को दर्ज करें। और अब इस पे नंबर आता है हमारी नेक्स्ट स्टेज, जो कि है इन्वेस्टिगेशन। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेज की तरफ, जो कि है एंटीसिपेटरी बेल अंडर सेक्शन 438। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 498A और उसके साथ बाकी भी कई सारी धाराएं लगाई जाती हैं, जो कि 7 साल या फिर उससे ज़्यादा सज़ा वाली होती हैं, जो कि हैं 377, 354 और 376, जो कि पति के पेरेंट्स या उसके भाई, उसके पिताजी पर लगाई जा सकती है कि उन्होंने मेरा रेप करने का कोशिश किया या मुझे छेड़ने की कोशिश करी। तो वहाँ पर अगर इस तरह की धाराएं लगी हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा इमीडिएटली आपको एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाना चाहिए। और जैसे ही आप एंटीसिपेटरी बेल इसमें लेंगे, आप माननीय न्यायालय से ये अनुरोध करेंगे कि इस तरह से ये जो केस है, ये फेक केस मेरे अगेंस्ट और मेरे परिवार के अगेंस्ट फाइल किया गया है, तो वहाँ पर आपको एंटीसिपेटरी बेल दी जा सकती है। और अगर एंटीसिपेटरी बेल आपको लोअर कोर्ट से नहीं मिलती है, तो आप इमीडिएटली उसके लिए हाई कोर्ट की तरफ मूव करिए। और वहाँ पर एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, जो कि अर्नेश कुमार का जजमेंट है। और वहीं पर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर इस तरह के केस में आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है, तो अब आपका जो प्रोटेक्शन है उस बेल के चलते वो एंड ऑफ ट्रायल तक रहेगा। इसमें एक लैंडमार्क जजमेंट आया हुआ है, जो कि सुशीला अग्रवाल वाला है। उसको आप दिस इज़ द सुशीला अग्रवाल इन द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। तो इस जजमेंट की साइटेशन के चलते आपको अब रेगुलर बेल लेने की ज़रूरत नहीं है, एंटीसिपेटरी बेल ही आपकी ट्रायल के एंड तक चलेगी। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है नोटिस अंडर सेक्शन 41A ऑफ CRPC। अब आपकी कंप्लेंट के बाद, FIR होने के बाद आप एंटीसिपेटरी बेल ले लेते हैं, तो उसी दौरान अब जो IO हैं, जो कि उसमें विवेचक अपॉइंट हुए हैं आपकी FIR में जांच करने के लिए,
वो इसमें जांच करेंगे। तो अभी 2013 से पहले, जबकि अनिश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाला ऑर्डर नहीं आया था, उसके डायरेक्शंस नहीं पास किए थे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, उससे पहले आईओ जो था वो डायरेक्ट सभी को ऑटोमेटिक अरेस्ट कर लिया करते थे। लेकिन इस जजमेंट के बाद से अब आपको ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं किया जा सकता है और इसमें इनको CRPC 41A का अनुपालना करना आवश्यक है। तो इसमें अब वो आपको 41A के नोटिस आपसे साइन कराएंगे और आपसे जांच में सहयोग मांगेंगे। तो CRPC 41A के प्रोसीजर के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है। वीडियो का लिंक आपको ऊपर अभी वीडियो में दिख रहा होगा। आप ज़्यादा जानकारी के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेज पर। अब हम बात कर लेते हैं स्टेशन बेल की। तो अगर आपको एंटीसिपेटरी बेल अभी तक नहीं मिली है तो आप पुलिस स्टेशन में, अगर पुलिस आपको अरेस्ट करती है, आपके फैमिली मेम्बर्स को अरेस्ट करती है, तो आप वहीं पर स्टेशन बेल के लिए उन्हें एप्लीकेशन दे सकते हैं। आपको यहाँ पर उन्हें कोई फ़ीस नहीं देनी है, आप उन्हें श्योरिटीज़ दे दीजिए, उन स्टेशन बेल वो आपको ग्रांट कर देंगे और आपको छोड़ देंगे। अब यहीं पर हम बात करते हैं डिफ़ॉल्ट बेल की, जो कि हमारा नेक्स्ट चरण है। तो इस स्टेज पर क्या है कि सेक्शन 167 ऑफ CRPC में मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस को आपको 24 आवर्स में पेश करना ही है। और अगर वो आपका रिमांड चाहते हैं या फिर आपकी पुलिस कस्टडी को बढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ पर वो पुलिस कस्टडी के लिए मजिस्ट्रेट के सामने आप एक रिक्वेस्ट दे सकते हैं और मजिस्ट्रेट साहब पुलिस को ऐसी कस्टडी 15 दिन के लिए मैक्सिमम दे सकते हैं। अब वहीं पर हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट स्टेज की, जो कि है रेगुलर बेल अंडर सेक्शन 437 ऑफ CRPC। अगर पुलिस आपको स्टेशन बेल नहीं देती है और आपको, आपके परिवार को पुलिस कस्टडी में रख लेती है, तो अब यहाँ पर आप माननीय न्यायालय के समक्ष अंडर सेक्शन 437 ऑफ CRPC में रेगुलर बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको श्योरिटीज़ कोर्ट को देनी होंगी, जो कि जनरली 25,000 या 50,000 के 2 जमानती लगने के बाद आपको रेगुलर बेल ग्रांट करती जाती है। अब उस बेल में कुछ सर्टेन कंडीशंस लिखी हो सकती हैं। अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेज का, जो कि है क्वैशिंग ऑफ FIR एट हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 482 ऑफ CRPC। तो यहाँ पर जब FIR आपके अगेंस्ट हो जाती है तो आप यहाँ पर एक और काम भी कर सकते हैं कि आप ऐसी झूठी FIR को हाई कोर्ट में अंडर सेक्शन 482 ऑफ CRPC में चैलेंज कर सकते हैं और FIR क्वैशिंग के लिए जा सकते हैं। FIR क्वैशिंग के चांसेस लो होते हैं, बट स्टिल यू कैन ट्राई। आपको हर एक वो रेमेडी यूज़ करनी है जो कि प्रावधान में है, कानून में आपको प्रदान की गई है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेज की तरफ। अब इसी दौरान चार्जशीट आईओ को फाइल करनी होती है उस FIR के अगेंस्ट, जो कि जांच के बाद बनाई जाती है। तो चार्जशीट अंडर सेक्शन 173 ऑफ CRPC में बनाकर कोर्ट को भेजना आईओ की ड्यूटी है। जनरली इन केसेस में जांच जो की जाती है वो आपके बयान, आपके तरफ से आपके गवाहों के बयान और आपकी पत्नी के बयान और आपकी पत्नी की तरफ से उसके गवाहों के बयान, अगर कोई मेडिकल है तो वो मेडिकल उसमें अटैच कराया जाता है। और मिनिमम कुछ डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ जो कि चार्जशीट के साथ लगाए जाते हैं और लगाया जाना चाहिए, जो कि हैं सबसे पहला तो कंप्लेंट की कॉपी, दूसरा FIR की कॉपी और स्टेटमेंट्स ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 ऑफ CRPC, टाइप्ड चार्जशीट और रफ स्केच ऑफ द क्राइम सीन लोकेशन, जो कि पति का घर और जनरली उस लोकेशन का मैप बना लिया जाता है। अब हम नेक्स्ट इसमें ये डॉक्यूमेंट्स अटैच किए जाते हैं, एंट्रीज फ्रॉम पुलिस स्टेशन केस डायरी और एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो कि ऑब्टेन किया गया है इस केस में, जो नोटिस की कॉपी होती है जो कि कंप्लेनेंट को इशू किए गए आईओ के द्वारा। अब इसमें एक डिलीट मेमो भी डाले जाते हैं, जो कि कुछ सो कॉल्ड FIR में धाराएं होती हैं और चार्जशीट में उनको हटा दिया जाता है, वो इसमें लिखा जाता है। और कुछ अगर अक्यूज हैं उनके नाम भी हटा दिए गए हैं तो वो भी डिलीट मेमो में लिखा जाता है। और अरेस्ट मेमो, बेल बॉन्ड्स, ID प्रूफ ऑफ एक्यूज और द कंप्लेनेंट, ये सभी चार्जशीट के ही पार्ट्स होते हैं। तो चार्जशीट के टाइम पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप अपने जो एविडेंसेस हैं, जो कि ऐसे एविडेंसेस हैं कि आपको कोर्ट में ही पेश करने चाहिए, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उन्हें कोर्ट में ही पेश करें। यहाँ पर जनरल एविडेंसेस दें जिससे कि बाकी जो अक्यूज्ड हैं उनके नाम हटाए जा सकते हैं और आरोप जो आप पर लगाए गए हैं वो हटाए जा सकते हैं। जनरली इन केसेस में चार्जशीट फाइल होती ही है और ट्रायल के लिए भेजी ही जाती है। अब यहीं पर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चरण की तरफ, नेक्स्ट स्टेज की तरफ। तो ये स्टेज है डिस्चार्ज फ्रॉम द केस अंडर सेक्शन 239 ऑफ CRPC। तो यहाँ पर जो चार्जशीट आपके अगेंस्ट फाइल हुई है, आप उसके अगेंस्ट डिस्चार्ज के लिए जा सकते हैं। अब इस डिस्चार्ज में जनरली जो हस्बैंड है उसको तो ट्रायल फेस करने को कहा ही जाएगा, लेकिन बाकी जो एक्यूज्ड हैं उनको डिस्चार्ज लोअर कोर्ट से किया जा सकता है। अगर यहाँ पर डिस्चार्ज एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो जाती है तो आप हाई कोर्ट में भी उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। डिस्चार्ज से रिलेटेड कुछ जो कि लैंडमार्क जजमेंट हैं वो स्क्रीन पे मैं आपको दिखा पा रहा हूँगा। ये सभी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट हैं जो कि आपके डिस्चार्ज में काम आ सकते हैं। अब यहीं पर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेज की तरफ, तो वो है फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। अब फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस एक ऐसी स्टेज है जिसमें कि चार्जशीट जब
कोर्ट में आ जाती है तो माननीय मजिस्ट्रेट साहब उसको पढ़ते हैं और उसमें एक जनरल लैंग्वेज में आपसे पूछा जाता है, अक्यूज्ड से पूछा जाता है कि क्या आप अपने आप को गिल्टी मानते हैं? तो वहाँ पर आप कहते हैं नहीं। तो अब मजिस्ट्रेट इसमें अगली कार्रवाई के लिए, ट्रायल के लिए इस चार्जशीट को डायरेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर आप इस ऑर्डर के अगेंस्ट भी हाई कोर्ट जा सकते हैं अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेज की तरफ, जो कि है ट्रायल ऑफ केस। तो यहाँ पर ट्रायल शुरू होने से पहले कुछ ऐसे लाभ हैं जो कि सीआरपीसी में एक अक्यूज को दिए गए हैं जिनका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें धारा 201 ऑफ सीआरपीसी में अगर आपका जो अक्यूज्ड है, आपकी सो कॉल्ड वाइफ हैं, उन्होंने यदि कुछ वैधानिक डॉक्यूमेंट्स जो कि हैं विवाह प्रमाण पत्र, तलाक की डिग्री, भूमि संपत्ति के दस्तावेज या फिर चिकित्सा के कुछ दस्तावेज या फिर मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप, वीडियो, ऑडियो, इस तरह के अगर उसने कोई भी एविडेंस मिटाने की कोशिश की है तो आप सीआरपीसी के सेक्शन 201 का यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। यहीं पर सीआरपीसी के सेक्शन 205 का आप यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि आप पर्सनल अटेंडेंस से छुट्टी पा सकते हैं, जिसमें कि आप कुछ ऐसे इस तरह के कारण आप दे सकते हैं सुनवाई के दौरान कि आपकी दूरी, आउट स्टेशन या मेडिकल अनफिट या फिर आप एज का बेनिफिट यहाँ पर लेकर पर्सनल अपीयरेंस को इन्वोक कर सकते हैं। अब यहीं पर ट्रायल के दौरान आप सेक्शन 91 ऑफ सीआरपीसी का भी यूज़ कर सकते हैं अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके केस में हैं जो कि आप किसी पब्लिक या प्राइवेट अथॉरिटी से मंगाना चाहते हैं, जो कि आपके केस के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। वहीं पर अब मैं चलता हूं अपनी नेक्स्ट स्टेज की तरफ, जो कि है क्वेश द केस अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी। अब यहाँ पर इस स्टेज में अगर ड्यूरिंग द ट्रायल कुछ भी ऐसा निकल कर आता है जिसमें कि ऐसा नज़र आता है कि ये केस, ये ट्रायल आपके खिलाफ नहीं चलाया जाना चाहिए और इस तरह के कुछ फैक्ट्स निकल कर आते हैं, तो आप उस टाइम पे आप 482 में जा सकते हैं हाई कोर्ट में। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्टेज की तरफ, जो कि ट्रायल का ही पार्ट है, जो कि है एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट एंड प्रोसिक्यूशन विटनेसेस। एग्जामिनेशन के यहाँ पर दो फेस हैं, एक है चीफ एग्जामिनेशन, दूसरा है क्रॉस एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर वो अपने एग्जामिनेशन एक चीफ जमा कराएगी जिसमें कि उसके बयान होंगे। अब वहीं पर आ जाती है हमारी नेक्स्ट स्टेज, एविडेंस ऑफ कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस। तो यहाँ पर वो अपने एविडेंस जमा कराएंगे। एविडेंस किसी भी तरह के हो सकते हैं, जो कि एफिडेविट और या फिर कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस वगैरह हो सकते हैं। अब यहीं पर हमारी आ जाती है नेक्स्ट स्टेज, क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट एंड द विटनेसेस। तो जो कंप्लेनेंट है, आपकी वाइफ, और उनकी तरफ से जो गवाह हैं, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन आप इस स्टेज में करते हैं। ये केस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है और अगर आप क्रॉस एग्जामिनेशन को अच्छे से समझना चाहते हैं तो ऊपर पॉपअप में मेरी एक वीडियो दिख रही होगी जो क्रॉस एग्जामिनेशन पर स्पेशली बनाई गई है, आप उसे देख सकते हैं अगर आप क्रॉस एग्जामिनेशन को अच्छे से जानना चाहते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन ही एक ऐसी स्टेज है जहां पर आप पूरा खेल पलट सकते हैं और पूरे मुकदमे को अपनी फेवर में ला सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है सीआरपीसी की धारा 313 के तहत आरोपी और बचाव पक्ष के गवाहों की परीक्षा। तो इसमें जो अक्यूज्ड हैं, जो आप हैं, आपके बयान और आपके गवाहों के बयान यहाँ पर होंगे और इसके बाद की स्टेज आएगी एविडेंसेस ऑफ अक्यूज्ड। तो यहाँ पर जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, आप अपने एविडेंसेस यहाँ पर जमा कराएंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेज आएगा क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड एंड द डिफेंस ऑफ विटनेसेस। तो यहाँ पर जो आपकी पत्नी के एडवोकेट और पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे वो आपका क्रॉस एग्जामिनेशन यहाँ पर करेंगे। आपकी तरफ से गवाहों का भी क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, जैसे आपने उनकी तरफ से कंप्लेनेंट और उनके विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन किया था। अब यहाँ पर एक और स्टेज है, कोर्ट को भी पावर है कि वो अक्यूज्ड को एग्जामिन कर सकती है अंडर सेक्शन 313 ऑफ सीआरपीसी। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेज है आर्ग्यूमेंट्स। तो यहाँ पर सीआरपीसी 314 सेक्शन के अंदर ये आर्ग्यूमेंट्स की स्टेज आती है। अब इसमें जो भी एविडेंसेस, जो भी बयान, क्रॉस एग्जामिनेशन सभी जो रिकॉर्ड पर लाए गए हैं, उन पे ओरल आर्ग्यूमेंट्स तो फिनिश हो चुकी हैं। अब यहीं पर रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स भी कोर्ट में सबमिटेड किए जा सकते हैं। तो दिस इज़ द टाइम ऑफ द फाइनल आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम द बोथ साइड। अब नेक्स्ट लास्ट स्टेज है जजमेंट, जो कि एक्यूटल भी हो सकता है और कन्विक्शन भी हो सकता है। तो यहाँ पर आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट यहाँ पर खुले कोर्ट में अपना जजमेंट मजिस्ट्रेट साहब सुनाते हैं और ये एक्यूटल भी हो सकता है, कन्विक्शन भी हो सकता है। अब इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेज की तरफ। अगर आप अक्यूज्ड को निर्दोष पाया जाता है तो सामने वाली पार्टी भी इस ऑर्डर को चैलेंज कर सकती है, रिवीजन और अपील में जा सकती है, और अगर ये जो डिसीजन है ये आपके अगेंस्ट आया है तो आप भी रिवीजन और अपील में जा सकते हैं। अब वहीं पर दूसरी तरफ हम सेटलमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ बात कर लेते हैं। ये केस के स्टार्टिंग में और केस के लास्ट में कभी भी ये स्टेज आ सकती है कि दोनों पार्टियां सेटलमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ पर तैयार हो जाएं। तो ऐसे सिचुएशंस में
दोनों पार्टीज़ एक एग्रीमेंट बनाकर कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं और इसके बेसिस पर जो एफआईआर है वो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा क्वैश की जा सकती है। उम्मीद है ये पूरा प्रोसेस आपको समझ आया होगा और इसके बाद आपको इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। आप पूरे अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपको उनका जवाब दे पाएँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, जिससे कि सभी ज़रूरतमंद लोगों के पास ये वीडियो पहुँच सके और वो इससे जानकारी लेकर अपनी और औरों की मदद कर सकें। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।